Okay, so hello everyone. My name is Vaibhav Tiwari. I am from Triple IT Three City. Currently, I am in my second year of BTech, and my branch is CSE. So we are discussing our chapter number 4, motion in plane के exemplars. तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे. तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक के मतलब 4.12 तक के कंप्लीट कर लिया था. अब हम लोग इसके आगे मतलब डिस्कस करते हैं 4.13 से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो हमारा जो 4.12 था वो हमने पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया था. अब हम जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4.13 पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉलोइंग आर द फोर डिफरेंट रिलेशंस अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन जनरल. चूज द इनकरेक्ट वंस. मतलब ये जो चार रिलेशन बने एबीसीडी में, इसमें से अपने को पता करना है कि इनकरेक्ट रिलेशन कौन सा है. सबसे पहले तो हम लोग डायमेंशन चेक करेंगे. डायमेंशन क्या होता है कि जो हमारा अर्थ एलएचएस में जो डायमेंशन है, जैसे एलएचएस में यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी के इस ए वाले ऑप्शन में देखेंगे तो वेलोसिटी है, ठीक है. कहाँ पर? लेफ्ट हैंड. तो हम लोग को चेक करने की आर राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन वेलोसिटी का होता है, वेलोसिटी का क्या होता है? एल बाय टी. ये होता है डायमेंशन किसका? वेलोसिटी का. तो राइट साइड में भी जो ओवरऑल डायमेंशन आना चाहिए वो आना चाहिए एल बाय टी. ये होता है डायमेंशन रूल. मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड का रहना चाहिए, ठीक है. तो पहले हम लोग चेक करेंगे. तो ऐसे में क्या है, हम लोग एलिमिनेट कर पाएंगे. तो पहले साइड देखेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ वी टी वन प्लस वी टी टू. इसमें डायमेंशन ठीक है, ठीक है, दोनों साइड का डायमेंशन इक्वल है. पर ये जो रिलेशन है ये तभी वैलिड होता है जब अपना जो एक्सेलरेशन है, क्या, एक्सेलरेशन, वो क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है. जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, तो ये रिलेशन फॉल्स होता है. तो जो अपना इनकरेक्ट है ये ऑप्शन ए इनकरेक्ट है. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं. वी एवरेज इज इक्वल्स टू आर टी वन माइनस आर टी टू बाय टी टू माइनस टी वन. वेलोसिटी की तो ये डेफिनेशन होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये वाला रिलेशन तो सही है. फिर अपन चलते हैं अपने ऑप्शन नंबर सी पे. सी क्या बोल रहा है? आर इज इक्वल टू हाफ वी टी वन माइनस वी टी वन वी टी टू माइनस वी टी वन मल्टीप्लाई बाय टी टू माइनस टी वन. तो ये जो रिलेशन होता है अपना कौन सा वाला? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये भी जो रिलेशन है ये भी करेक्ट है. क्यों? क्योंकि आर जो अपना डिस्टेंस है वेलोसिटी के चेंज में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये अर्थ में इसको ट्रांसफर करनी, तो ये भी वही वाला रिलेशन है. कौन सा वाला? वी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये रिलेशन भी करेक्ट है. डी आई एस टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला रिलेशन. तो ऑप्शन सी भी अपना करेक्ट हो गया. अब चलते हैं अपने ऑप्शन नंबर डी पे. ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी टी वन, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों ने ये नहीं देखा कि यहाँ पे जो ये है हाफ वाला फैक्टर, ये भी है. ये कांस्टेंट क्या करेगा, इस जो है रिलेशन को डिस्टर्ब कर देगा. कैसे? जैसे इसका हम लोग डायमेंशन चेक करेगा तो वेलोसिटी का. तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का डायमेंशन होता है लेंथ बाय टाइम, ठीक है. और यहाँ पे क्या, मल्टीप्लाई बाय टी टू माइनस टी वन. तो इसमें मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा. तो डायमेंशन तो दोनों के क्या है, सेम ही है. बट जो हाफ वाला फैक्टर है ये क्या करेगा, इसको डिस्टर्ब करेगा. क्योंकि अपना जो रिलेशन क्या होता है, वी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हाफ जो यहाँ पे कांस्टेंट है एक्स्ट्रा है. तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. और ऑप्शन नंबर डी तो डेफिनेशन है क्या कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे हम लोग को पता चला कि जो अपना ए वाला था वो इनकरेक्ट था, और जो सी वाला था वो इनकरेक्ट था, ठीक है. सी वाला कैसे इनकरेक्ट था? क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है ये टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम का फंक्शन गिवन है उसमें, ठीक है. और ये भी मल्टीप्लाई बाय टाइम है, तो टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम स्क्वायर हो जाएगा. और इस साइड क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डायमेंशन मैच ही नहीं करेगा. ओके. तो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है स्टेटमेंट? फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलो ठीक है, कोई एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ये आ गया अपना सर्कल, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो कुछ स्टेटमेंट है, इसमें पता करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे सीधे से गिवन था क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो यह ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन्स डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। तो डायरेक्शन जो वेलोसिटी होती है वो अपने को पता है कि टेंजेंशियल होती है, क्या रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जैसे अपनी ये रेडियस वेक्टर हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कीप चेंजिंग एज द पार्टिकल मूव। तो डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन कीप्स चेंजिंग, तो ये जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो अपना एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ये आप लोग को पता है। तो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर है, तो यहाँ इस पॉइंट पे जो उसका डायरेक्शन क्या होगा एक्सेलरेशन का, ये होगा। इस पॉइंट पे जब आएगा वो पार्टिकल अपना, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया कि जो अपना एक्सेलरेशन है कीप चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो फोर्थ वाला ऑप्शन नंबर डी, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग। तो ये बोल रहा है कि जो अपना एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR, ठीक है, VR। ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये बोल रहा है कि ये जो इसका मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग। तो अपने को पता है कि जो वेलोसिटी है वो ऑलवेज टेंजेंशियल होती है, किसके, आर के। तो जब दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, MVR में क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना V और R का, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों के परपेंडिकुलर। तो हम लोग ये कंक्लूड किए कि V और R का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो गया वो इनकरेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, वो भी अपवर्ड। तो अपना ऑप्शन नंबर ए, बी और सी करेक्ट हो गया, डी इनकरेक्ट हो गया। अब चलते हैं 4.15 15 क्वेश्चन के ऊपर। तो 15 क्वेश्चन क्या है, फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए इज मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी ऑफ मॉड इज ऑलवेज ट्रू व्हेन। तो जो अपने कहते हैं गिवन है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी कब इक्वल होंगे, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कब इक्वल होगा। तो पहला ऑप्शन, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसा तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अर्थ ए का कुछ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और बी का कुछ मैग्नीट्यूड है, या तो ऐड होंगे या तो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इनके बीच में जो है कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा इफ दे आर नॉट जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए तो इनकरेक्ट हो गया अपना। तो जब ए इनकरेक्ट हो गया तो डी वाला करेक्ट हो गया, क्यों, ये इसने कहा जब ए और बी जो है जीरो है, तो जब ए भी जीरो है बी भी जीरो है तो इनका सम करे या फिर सब्ट्रैक्शन करे, मतलब जो रिलेशन है वो इक्वल आएगा। अब बी वाले ऑप्शन पे चलते हैं, ए परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, ए, चले कोई भी मैक्रो फैक्टर मान लेते हैं, ए है, ठीक है, और ये बी है। तो इनका जो वो आएगा रिजल्टेंट, वो ये होगा। और ए अर्थ ए माइनस भी करे तो इसका रिजल्टेंट ये आएगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वली रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, जैसे आप मॉड देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अर्थ ए प्लस भी हो या फिर ए माइनस भी हो, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वली आएगा, बस डायरेक्शन में फर्क आएगा। तो ये जो अपना ऑप्शन नंबर बी है ये भी करेक्ट हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, ए इज इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड ए बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ए और बी आर से नॉन जीरो है, तो ये जो रिलेशन है ये फॉल्स हो जाएगा। तो
क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है अपना? बी और डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने 15 वाला भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं 16 वाले पे। अ साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ओ। तो ये फिगर 4.3 में देखना है आप लोगों को। जो ओ है इसका सेंटर है। कोई साइकिलिस्ट है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, चलना। ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, मतलब इसका रेडियस कितना है? 1 किलोमीटर। एंड मूव्स अलोंग द पाथ ओ पी आर क्यू ओ। पहले ओ से पी जाएगा, फिर पी से आर जाएगा, फिर क्यू जाएगा, फिर वापस ओ पे आ जाएगा, ठीक है। एज शोन इन द फिगर 4.3, मतलब ये इसका पाथ गिवन है ओ पी आर क्यू ओ। इफ ही मेंटेन्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो ये जो है यहाँ से स्टार्ट करता है, उसकी जो स्पीड है थ्रू आउट द पाथ कांस्टेंट है, कितने? 10 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज हिज एक्सेलरेशन एट पॉइंट आर इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये जो पॉइंट है आर स्पेस का, वो पूछ रहा है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो 4.16 पे हम लोग जाएंगे। तो जो सर्कुलर पाथ है उस पर अपना एक्सेलरेशन क्या होता है? ए इक्वल्स टू, ये जो रिलेशन आप लोग को पता होगा, ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ठीक है, ये अपने पास रिलेशन होता है ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय। वी अपने पास गिवन है, कांस्टेंट कितना है वो? 10। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो 100 लिख लेंगे। और आर, आर कितना है? 1 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। ये हो गया। तो इससे यहाँ से आ जाएगा अपना 0.1 आ जाएगा एक्सेलरेशन। 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो आ गया 0.1 सेंटीमीटर। और जो इसका डायरेक्शन आ जाएगा, डायरेक्शन क्या आएगा? अभी अभी हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन में जो है पार्टिकल मूव करता है, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसका जो एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो इसका जो हो जाएगा अपना डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? टुवर्ड सेंटर, ऐसे। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है a particle is projected in air at some angle to the horizontal, moves along parabola as shown in figure 4.4। तो फिगर 4.4 में यहाँ पे आपसे अपन लोगों ने कोई पार्टिकल जो है प्रोजेक्ट किया एयर में, वो ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसका ये पाथ गिवन है, पैराबोलिक पाथ। तो वेयर एक्स एंड वाई इंडिकेट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, शो इन द डायग्राम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट पॉइंट्स ए बी सी। तो अपने को क्या करना है? जो पॉइंट ए है, बी है और सी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वो करना है, कहते हैं डायरेक्शन फाइंड करना है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर जाते हैं। पहले चलते हैं अपने पॉइंट ए के ऊपर। पॉइंट ए के ऊपर क्या होगा? अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा, ठीक है। और जो अगर हम ए पे अपनी वेलोसिटी है, इसको हम लोग ब्रेक करें, ऐसे होगी और ऐसे होगी। तो ये क्या अपना वेलोसिटी, ठीक है। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन जो है अपना वो होगा वाई डायरेक्शन में। क्यों? ऐसे करके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे ढकेल रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही पॉइंट पर होगा, वो होगा नीचे। तो ये हो गया अपना ए पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायग्राम। और बी पॉइंट पे चलते हैं, तो बी पॉइंट पे जो अपनी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 0। तो इसमें सिर्फ क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ये हो गई अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और इसका भी एक्सेलरेशन कहाँ होगा? नीचे की साइड, ठीक है। और जो अपना पॉइंट सी है,
सी पे भी सेम अपनी वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, किस साइड, नीचे साइड। तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, तो एक कंपोनेंट आएगा इधर। ओके, तो ये हो गया ए बी सी पे वेलोसिटी डायरेक्शन और एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। A ball, a ball is thrown from the roof top at an angle of 45 degree above the horizontal. It hits the ground a few seconds later. At what point during its motion does the ball have? तो कोई अपनी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग मान लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे रूफ से जो है बॉल को फेंकी गई है 45 डिग्री पे। मतलब ये जो एंगल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल। तो ये क्या बोल रहा है कि इट हिट्स द ग्राउंड फ्यू सेकंड्स लेटर, मतलब ये इसका जो मोशन हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे करके, ऐसे टकराती है a few seconds later. At what point during its motion ball have the greatest speed? तो ये पूछ रहा है कि इस बॉल की जो ग्रेटेस्ट स्पीड कब होगी। तो अपने को पता है जो ग्रेटेस्ट स्पीड होती है वो होती है यहाँ पर, इस पॉइंट पे सी पे। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से हम लोग ने इसको फेंका है वो तो कांस्टेंट है, तो एक एक्स्ट्रा स्पीड जो है वो इंक्रीज करी वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी स्पीड यहाँ पे जब आएगा वो पॉइंट, ये वाले पॉइंट पर, तो उसका जो हो जाएगा स्पीड मैक्सिमम होगा। और उसका स्पीड कितना होगा, यू कॉस थीटा, ठीक है, यू कॉस थीटा, ठीक है, ये होती है अपनी मैक्सिमम स्पीड। ओके, सो अब मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड कहाँ होती है, यहाँ पे जो अपनी वेलोसिटी जो है तो उसका एक वेक्टर ये हो जाएगा और एक वेक्टर ये हो जाएगा, अपने को ये पता है। तो ये जो अपना जो वाई वाला वेक्टर है वेलोसिटी का, वो धीरे 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 कम होता जाएगा, और यहाँ पे जो टॉप पॉइंट है यहाँ पर, इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। और सिर्फ वहाँ क्या बचेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इसका मिनिमम वेलोसिटी। अब ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन पूछा है किसमें, पार्ट सी में। ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन कब होता है, तो अपने को पता है कि इस जो है पर्टिकुलर एग्जांपल में सिर्फ एक ही ग्रेविटेशन, एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, वो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें जो जी जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो उसका कोई मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू ही नहीं होगा, इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड्स, what is its acceleration and velocity at the highest point? तो यहाँ पे कोई फुटबॉल रखा था ऐसे ही ग्राउंड पे, तो इसको हम लोगों ने वर्टिकली अपवर्ड भेजा, मतलब ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो होगा ऑलवेज डाउनवर्ड्स होगा, कितना, जी। ये तो अपने को पता है क्योंकि इस बॉल को हम लोगों ने वेलोसिटी दी है, इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो जो अपना एक्सेलरेशन होगा वो ऑलवेज डाउनवर्ड्स होगा, जिसकी वैल्यू होगी जी। और क्या वाला, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो जब अपन लोग का जो वेक्टर जाता है तो ये जो सबसे ऊपर है, ये जी जो हो जाएगा, ये जो वेलोसिटी वाले कंपोनेंट को हो जाएगा कितना कर देगा, जीरो। तो जो टॉप पॉइंट होएगा उसमें बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। क्योंकि इसका जब हम लोग अपनी जो है एंगल में सीखते थे तो हम लोग उसको ब्रेक करते थे, एक एक्स कंपोनेंट आता था और एक वाई कंपोनेंट आता था। बट इस पार्ट में जो है पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सिर्फ वाई कंपोनेंट है, तो टॉप पॉइंट पे जाके इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20। A, B, and C are three non-collinear and non-coplanar vectors. What can you say about direction of A cross B cross C? तो ऐसे ही हम लोग ने एक क्वेश्चन एमसीक्यू में किया था,
ये कहाँ पे गया? ओके, सो ये रहा 4.9 में, इसमें हम लोग ने इसका मल्टीप्लिकेशन भी किया था। तो चलिए फिर से देखते हैं। ए बी सी आर थ्री नॉन कोलिनियर और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी? तो हम लोग जो है अपना बी क्रॉस सी क्या है, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। तो बी क्रॉस सी क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दी बी एंड सी, ठीक है। तो बी अपने को पता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, बोथ वेक्टर्स के, ठीक है। तो बी क्रॉस सी क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर टू बी एंड परपेंडिकुलर टू सी। फिर अगेन हम लोग जो इसका जो रिजल्टेंट आएगा बी क्रॉस सी का, उसका हम लोग ए का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर आया था उसका ए के साथ अब जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो जो नया वेक्टर आएगा वो उन दोनों का परपेंडिकुलर आएगा। तो जैसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया बी, हो गया सी वेक्टर, ये कोई दो रैंडम वेक्टर है। तो ये जो वेक्टर आएगा ये आएगा इसके परपेंडिकुलर। फिर अपना ए कोई वेक्टर है रैंडम। तो ये जो ए और ये जो ये वाला वेक्टर है जो अपना रिजल्टेंट वेक्टर आया था, इन दोनों को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कोई ऐसा वेक्टर आएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इससे हम लोग का कंक्लूजन निकला कि जो नया वेक्टर आएगा ये इन तीनों के परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। सॉरी, ए वेक्टर और ये जो परपेंडिकुलर है इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब चलते हैं शॉर्ट आंसर पे। अभी हम लोग ने एमसीक्यू कर लिया, वेरी शॉर्ट कर लिया, अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है 4.21। टोटल क्वेश्चन है अपने पास इस एग्जाम्पलर में 37। ओके, तो अपना जो शॉर्ट आंसर वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 21 से। तो अ बॉय traveling in an open car moving on a leveled road with a constant speed tosses a ball vertically up in the air and catches it back. Sketch the motion of the ball as observed by a boy standing on the footpath. Give explanation to support your diagram. तो जो अपना जो कार है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। इसमें कोई लड़का बैठा हुआ है, उसने अपनी बॉल को क्या किया? वर्टिकली अपवर्ड फेंका है। अपना लड़का हो गया, ठीक है। इसने के पास जो बॉल है उसने उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका है। तो और थोड़ी देर बाद इसने वापस से उसको कैच कर लिया। तो मान लेते ये जब पॉइंट कार बी पे आ गई और ये बच्चा यहीं पे बैठा हुआ है, तो ये इसको वापस कैच कर रहा है, ठीक है। बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे फेंका था, बी पॉइंट पे इसने कैच कर ली बॉल को। तो ये क्या बोल रहा है? स्केच द मोशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व बाय द बॉय स्टैंडिंग ऑन द फुटपाथ। तो जो कार के अंदर है, कार के अंदर जो ये बच्चा बैठा है, इसको दिखा कि इसकी जो बॉल है ये सिर्फ और सिर्फ इसमें वर्टिकल मोशन हो रहा है क्योंकि बॉल ऊपर गई और इसके हाथ में वापस आ गई। बट जो बंदा फुटपाथ फुटपाथ पे खड़ा है उसको दिखेगा कि बॉल जो है ऊपर भी जा रही है और साथ में आगे भी जा रही है, आगे की वेलोसिटी से आ रही है जिस वेलोसिटी से कार जा रही है। तो उस बच्चे के लिए बॉल का क्या मोशन हो जाएगा? ऐसे करके मोशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो लड़का यहीं पे कैच कर रहा है ना, और इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? जितनी उस बॉल की मैक्सिमम हाइट इस बच्चे के लिए होगी। तो मैक्सिमम हाइट दोनों के लिए सेम है, बट जो रेंज है इसके लिए जीरो है क्योंकि ये बच्चे के हाथ में आ रही बॉल। पर इसके लिए जो है रेंज क्या हो जाएगी? कार की ये डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। तो ये हम लोग ने 4.21 भी सॉल्व कर लिया। तो ये क्या हो गया? रिलेटिव, मतलब ये जो बच्चा है इसके लिए तो बॉल वहीं के वहीं पे रह गई, पर ये जो बच्चा है इसके लिए जो अपनी बॉल थी वो कार की स्पीड से आगे भी मूव कर रही थी, ओके। तो अपना 4.21 सॉल्व हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4.22। बॉल इज A boy throws a ball in air at a 60 degree to the horizontal along a road with the speed of 10 मीटर पर सेकंड। मतलब कोई बच्चा है, लड़का, बॉल को इस एंगल पे थ्रो कर रहा है और एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। और स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड।
फिर अनदर बॉय सिटिंग इन अ पासिंग बाय कार ऑब्जर्व द बॉल। ठीक है। अब कोई दूसरा बच्चा कार में बैठा हुआ है, अ, उसने बॉल को देखा। ठीक है। स्केच द मोशन ऑफ द बॉल ऑब्जर्व बाय द बॉय इन द कार। पहले क्या हुआ था, हम लोग जो थे फुटपाथ वाले बॉय ने कार वाली बॉल को देखा था, इस बार कार वाले बॉय ने फुटपाथ वाली बॉल को देखा। तो ये बोला कि जो कार की स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। तो ये जो कार की स्पीड मतलब ये बॉय की स्पीड, ये हो जाएगी इस डायरेक्शन में 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया। तो ये बच्चा इस डायरेक्शन 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो ये बोला कि एक्सप्लेन करो कि इसको बॉल कैसे दिखेगी। तो पहले हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे इसके कंपोनेंट्स। तो 10 ये हो जाएगा cos 60 और ये हो जाएगा sin 60। ये cos 60 कितना होता है, 1/2, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और ये हो जाएगा sin 60, तो ये हो जाएगा 10√3/2 मतलब 5√3। 5√3। तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी एग्जैक्ट इक्वल है। तो ये जो कार वाला बच्चा है उसको लगेगा नहीं कि बॉल जो है आगे मूव करी, क्योंकि दोनों जो है साथ साथ में आगे बढ़ेंगे। आप एक बार इमेजिन करके देखिए, ये भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है और ये बॉल भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। तो इसको लगेगा बॉल जो है एक्स डायरेक्शन में तो मूव ही नहीं कर रही है, बॉल से वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो भी कितनी स्पीड से, 5√3 की स्पीड से। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना, बस कंपोनेंट ब्रेक करना है और देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो है अपने क्वेश्चन नंबर 22 ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 लगभग सिमिलर थे, बस यहाँ पे जो डिफरेंस था वो जो बच्चा देख रहा है उसमें डिफरेंस था। तो 4.23। ओके। इन अ डीलिंग विथ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन एयर वी इग्नोर इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंट ऑन मोशन। तो जब हम लोग ने बॉल फेंकी ऊपर या फिर किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल में, जो इफेक्ट ऑफ एयर है वो तो हम लोगों ने कंसिडर ही नहीं करे इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी एग्जांपल्स आ रहे हैं। क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो एयर रेजिस्टेंस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ज्यादा हर हम चौड़ी चीज फेंके, ज्यादा जिसका सरफेस एरिया रहे, तो वो चीजें स्लो आती है। और जो एकदम हैवी चीजें रही, जिसका मास ज्यादा रहा, जैसे लोहे की बॉल, तो वो एकदम फास्ट फास्ट आती है। तो ये वही एयर रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। दिस गिव्स ट्रेजेक्ट्री एज पैराबोला एज यू हैव स्टडीड। व्हाट वुड बी air resistance is included. Sketch such trajectory and explain why you had drawn it that way. तो ये बोल रहा है कि अपन लोग जो किसी बॉल को अपन लोग किसी एंगल में फेंके तो उसकी ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करने बोल रहा है, बाय कंसिडरिंग एयर रेजिस्टेंस। ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करने बोल रहा है ये। ओके। तो जब हम बॉल फेंकते हैं तो इसका एक डायरेक्शन होता है ये वाला और एक डायरेक्शन होता है ये वाला। तो बॉल जो है ऐसे चल के ऐसे किसी जगह पे गिर जाती है। ऐसे हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करें तो क्या होगा, जो अपनी ये वाली वेलोसिटी है, मतलब ये होता है कि बॉल किस स्पीड से ऊपर जा रही है। ओके। तो ये जो अपनी वाई डायरेक्शन वाली है वेलोसिटी है, उसके ऊपर भी एयर रेजिस्टेंस अफेक्ट करेगा। और जो अपनी एक्स डायरेक्शन वाली है उसके ऊपर भी एयर रेजिस्टेंस अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का जो काम होता है वो होता है मोशन को रेस्ट्रिक्ट करना। ठीक है। तो जो अपने ये वाला कंपोनेंट वाई वाला, ये भी स्लो डाउन होएगा, और जो एक्स वाला कंपोनेंट है ये भी स्लो डाउन होएगा। तो इसकी जो पाथ है ये, उसमें हाइट में भी कम आएगा ये, और जो इसका रेंज आएगा वो भी कम आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाली डायरेक्शन वाली वेलोसिटी भी कम हुई है और वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी भी कम हुई है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 भी हम लोग ने समझ लिया। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे। यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 23 डन कर लिया। तो 24, ठीक है।
A fighter plane is flying horizontally at an altitude of 1.5 किलोमीटर with the speed of 720 किलोमीटर पर आवर। तो ये कोई डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर। यहाँ पे कोई प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है। कितनी स्पीड से? 720 किलोमीटर पर आवर। बहुत ज्यादा स्पीड है ये, 720 किलोमीटर पर आवर। और एट व्हाट एंगल ऑफ साइट विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल व्हेन अ टारगेट इज सीन should the pilot drop the bomb in order to attack the target? Should the pilot drop the bomb in order to attack the target? तो ये बोल रहा है कि जो पायलट है जिसको बॉम्ब ड्रॉप करना है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, मान लेते हैं यहाँ पर बॉम्ब ड्रॉप करना है, किस एंगल पे जो है पायलट को है बॉम्ब ड्रॉप करना है कि वो जो अपना टारगेट जो है वो हिट कर जाए, ठीक है। तो लेट द प्लेन ड्रॉप द बॉम्ब 3 seconds बिफोर द टारगेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जब इसके एग्जैक्ट ऊपर होंगे तब हम बॉल ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी ये वाली डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी जो है 720 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो ये जो बॉम्ब आगे जाके गिरेगा, क्योंकि बॉल का डायरेक्शन बॉम्ब का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे कुछ होगा। तो हम इसको थोड़ा पीछे छोड़ना पड़ेगा ताकि बॉम्ब एग्जैक्ट इसके टारगेट पे हिट कर जाए। तो मान लेते हैं हम लोग ने उसको टी टाइम पहले छोड़ा, ठीक है। तो हाइट को हम लोग ले लेते हैं 1.5 किलोमीटर, तो ये जाएगा 1500 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे अपना रिलेशन लगाएंगे, एच इज टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अपना यू कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ से हम लोग बॉम्ब ड्रॉप कर रहे थे, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। अभी हम लोग इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाफ इंटू जी, जी कितना ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं, तो हाफ इंटू जी 5 हो जाएगा। और टी स्क्वायर वो टी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 10√3 इज इक्वल टू टाइम। तो अपने को इतने टाइम पहले ये जो है अपने को बॉम्ब छोड़ना है, इतना तो अपने को पता लगे, ठीक है। नाउ द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम, क्योंकि अभी हम लोगों ने बॉल को ऊपर से नीचे आने का टाइम को बात किया है, पर अपने को कितना पीछे छोड़ना है ये अभी अपने को अभी भी नहीं पता चला है। पीछे के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? टेन थीटा वाला। क्यों? तो क्योंकि अपने को पता करना है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, मतलब हमको पता करना है थीटा ये वाला। तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा टेन थीटा लगाएंगे, फिर हो जाएगा अपना ये वाला प्लस ये वाला, ठीक है। टेन थीटा ये होता ना, तो इसके लिए हमको अपने को क्या चाहिए रहेगा? बेस चाहिए रहेगा, फिर हम लोग हाइट अपॉन बेस लगा देंगे। तो बेस क्या हो जाएगा? यू इंटू टी। तो टाइम अपने को पता है 10√3, और यू कितना हो जाएगा? 720 किलोमीटर पर आवर। तो 720 को हम लोग जब ट्रांसफर करेंगे मीटर पर सेकंड में, वो आता है 200 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो ये आ जाएगा 2000√3। तो अपना बेस हो गया इतना और हाइट हो गई थी 1500 मीटर। तो टेन थीटा जो अब इजीली निकाल लेंगे हम लोग। तो टेन थीटा हो जाएगा अपना 1500 अपॉन 2000√3। तो यहाँ से आ जाएगा अपना टेन इनवर्स थीटा इज टू टेन इनवर्स, ये कट जाएगा डबल जीरो, आ जाएगा 3/4, तो ये आ जाएगा √3/4, ठीक है। तो ये आ गया अपनी थीटा की वैल्यू जो अपने को फाइंड करनी थी। तो अपना क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। अर्थ कैन बी थॉट एज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर। तो ये बोल रहा है कि अर्थ जो है उसकी रेडियस है 6400 किलोमीटर।
Any object or a person is performing circular motion around the axis of Earth due to Earth's rotation. ठीक है. Any object or a person is performing circular motion around the axis of the Earth due to Earth rotation. मतलब ये कह रहा है कि कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, जैसे जैसे अर्थ घूमेगी तो वो बंदा भी घूमेगा, तो वो बंदे का मोशन क्या होगा, ये वाला, एक दिन में वो घूम के वहां वापस आ जाएगा. What is the acceleration of object on the surface of the earth. ठीक है, तो ये बोला कि इस बंदे का जो है एक्सेलरेशन कितना होगा जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे खड़ा है टुवर्ड्स इट्स सेंटर. तो सीधे सीधे यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन पूछा है. तो एक्सेलरेशन आपने को पता है सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. तो अपने को वी स्क्वायर पता है क्या होता है, ओमेगा आर. ठीक है, वी पता है ना ओमेगा आर होता है, तो इसका होल स्क्वायर बाय आर. तो यहाँ से आर पड़ जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर. ये हो गया. और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी. और टाइम पीरियड कितना है, 1 डे. 1 डे मतलब 24 आवर्स. 24 आवर्स को जब हम सेकेंड्स में चेंज करेंगे तो जगह 2 पाई बाय 24 इंटू 3600. ठीक है, तो क्या आ गया अपनी ओमेगा की वैल्यू, और आर कितना है 6400 किलोमीटर. तो 6400 को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि सब कुछ अपने को ऐसा ही यूनिट में चाहिए. तो हो जाएगा 4 इंटू, तो यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और आर की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 6400 किलोमीटर. तो हम लोग इसको मीटर में चेंज करेंगे तो इसका ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा एक्सेलरेशन का, हो जाएगा 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन करके लिख दिया, बाकी इजी कैलकुलेशन. ठीक है, तो ये आ गया अपना एक्सेलरेशन. अब नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, व्हाट इज इट एट लैटिट्यूड थीटा. हाउ डज दिस एक्सेलरेशन कंपेयर विथ जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये बोल रहा है कि लैटिट्यूड जो है थीटा, मतलब थीटा एंगल पे इसका क्या डिफरेंस होगा. तो अपने को पता है जो लैटिट्यूड होता है इक्वेटर पे, यहाँ पे इक्वेटर की बात करी थी ना, यहाँ पे आ गया सर्कुलेशन एट द इक्वेटर. इक्वेटर और लैटिट्यूड के बीच में एंगल कितना होता है, इक्वेटर मतलब लैटिट्यूड उसके बीच में होता है 0 डिग्री. तो अब जो है इसको कंपेयर करना है 9.8 के साथ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ से जो अपना एक्सेलरेशन है वो कितना है, 0.034. इसको कंपेयर करना है 9.8 के साथ. तो इसका हम लोग अप्रोक्स वैल्यू लिख देते हैं, आ जाएगा 288. तो ये जो है वेरी वेरी स्मॉल एक्सेलरेशन है, क्या हमारा जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू मोशन ऑफ अर्थ एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ठीक है, अभी आता है अपना बी वाला पार्ट. फॉर अर्थ, सॉरी, अर्थ ऑल्सो मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन एवरी ईयर विथ एन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ दिस. तो ये बोल रहा है कि जो अपना सन है उसकी जो है रेडियस, ये जो अपना सन है और ये अपनी अर्थ है, तो इसका जो ऑर्बिटल रेडियस है वो कितनी है, 1.5 इंटू 10 to the power of 11. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सन. ये पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा अर्थ का टुवर्ड्स द सन कंपेयर विद द, और फिर जो एक्सेलरेशन है उसको कंपेयर करना है अपने जी के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला वो गिवन है, जो हम लोगों ने लास्ट में, लास्ट मतलब जो पार्ट था ए वाला पार्ट, उसमें हम लोगों ने निकाला था. तो लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर. तो टी क्या हो जाएगा अपना 1 ईयर. ठीक है, तो 1 ईयर को क्या करेंगे हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे, और जो आर है इसको भी हम लोग मीटर पे चेंज करेंगे, और ये पहले से मीटर में
तो यहाँ से एक्सेलरेशन की जब सारी वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 6 × 10⁻³ बाय 1। ठीक है, तो ये आ गया अपना एक्सेलरेशन। अब हम लोग को इसको किसके साथ कंपेयर करना है? 9.8 के साथ। तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻³ तो ये आ जाएगा अप्रोक्स अप्रोक्स 1/1633 का। मतलब ये जो है इस वैल्यू से भी बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो ये हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 25 भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो गिवन इन द कॉलम 1 आर द रिलेशंस बिटवीन वेक्टर ए बी एंड सी। ठीक है, कॉलम 1 में जो आपने ए बी सी के रिलेशन गिवन, इन कॉलम 2 आर द ओरिएंटेशन ऑफ ए बी एंड सी इन द एक्स वाई प्लेन। और यहाँ पे जो है उसके डायग्राम गिवन है कि ए बी सी कैसे होंगे। तो मैच द रिलेशन इन द कॉलम 1 टू द करेक्ट ओरिएंटेशन इन कॉलम 2। तो कुछ तो हम लोग को जो है इक्वेशन देख के इसके रियल डायग्राम से मैच करना है। तो इसमें चार है। ओके, तो पहला वाला है ए इज इक्वल टू, सॉरी ए है अपना ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो ए वेक्टर कोई भी अपना रैंडम वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर, ठीक है। और कोई भी अपना वेक्टर है बी। तो ए प्लस बी क्या होएगा? ए प्लस बी हो जाएगा अपना ये वाला वेक्टर। तो अपने को देखना है कि कौन सा वाला करेक्ट है और कौन सा वाला इसके साथ मैच कर रहा है, मतलब। ठीक है, तो तो ये जो अपन लोगों ने डायग्राम बनाया, ये किसके साथ मैच करना है हम लोग ये देखते हैं। तो ए वेक्टर, ये हो जाएगा अपना ए वेक्टर, और ये हो जाएगा अपना बी वेक्टर। ठीक है, सॉरी ये डायग्राम थोड़ा गलत बन गया। ये हो जाएगा अपना ए वेक्टर, ये हो जाएगा अपना बी वेक्टर, और फिर जो अपना रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ऐसे इस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो है इस डायग्राम को मैच करा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए और बी की जो है टेल मैच कर रही है। तो यहाँ पे जो है ए बी तो ठीक है, पर जो बी जो है ए प्लस बी है, तो ये जो है ये जो वेक्टर है ये उल्टा हो गया है, ऐसे नहीं, ये इस एंगल में रहना चाहिए। तो ये वेक्टर भी कैंसिल हो, ये पार्ट भी कैंसिल हो गया। और ये वाला जब हम देखेंगे तो ये जो है दोनों का हेड मैच हो रहा है, तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर जब हम डी देखेंगे तो ये मैच कर रहा है। जैसे ये ए वेक्टर हो गया और ये ए प्लस बी हो गया, और जो अपना रिजल्टेंट आ रहा है वो ए से बी की तरफ आ रहा है, तो ये फर्स्ट का जो आ जाएगा फोर्थ वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इरेज कर लेते हैं हम लोग। अब अपना बी वाले में क्या है? ए माइनस सी इज इक्वल टू बी। तो कोई वेक्टर ए ऐसे रहेगा, और जो अपना सी रहेगा, ठीक है। और तो ये सी है तो इसका माइनस सी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो जब हम इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा ए ऐसे और सी ऐसे, और अपना ए माइनस सी क्या है? बी है। तो इसके टेल से ये है ऐसे, ए और सी का जो है हेड मैच होना चाहिए। तो जो अपना है ए और सी का यहाँ पे हेड मैच नहीं हो रहा, तो ए माइनस सी जो है ये नहीं हो पाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा था ए और सी का, और ये हो जाएगा ए और सी, सॉरी ये ऐसे होता है, तो इसका माइनस क्या हो जाएगा? ऐसे। ओके, तो बी वाला पार्ट हम लोग एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए माइनस सी इज इक्वल टू बी, तो अपना ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और जो सी हो जाएगा वो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, पर अपने पास यहाँ पे क्या है? माइनस सी, तो ये हो जाएगा ऐसे करके कुछ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ए वेक्टर हो गया और ये हो गया सी वेक्टर। तो ये दोनों का जो टेल है
वो ऐसे होना चाहिए, और ये जो अपना रिजल्टेंट हो जाएगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, जो कि है बी। तो ये जो है अपना ऑप्शन नंबर जो सी है, उसमें अपने को दिख रहा है कि ए और सी का टेल मैच कर रहा है, उसका रिजल्टेंट क्या है, बी। तो ये हो जाएगा बी का थर्ड। फिर वापस से सी वैसे ही है, बी माइनस ए इक्वल टू सी। तो बी और ए का जो है टेल मैच करेगा, तो वो अपना हो रहा है इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में। तो सी का हो जाएगा पहला वाला पार्ट। अभी जो बचा ए प्लस बी प्लस सी इज टू जीरो, मतलब ये सर्कुलर मोशन में जाएंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या हो जाएंगे, जीरो। तो ये हो जाएगा अपना सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, फिर अपना क्वेश्चन नंबर 26 भी सॉल्व हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि ए जो है उसका मैग्नीट्यूड है 2, और बी जो है उसका मैग्नीट्यूड है 4। ठीक है, देन मैच द रिलेशंस इन कॉलम 1 एंड द एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी इन कॉलम 2। तो सही रिलेशन को अपने को ऐड करना है। तो कुल मिला के यहाँ पे पहला देखेंगे ए डॉट बी इज टू जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है, जब कॉस थीटा क्या होता है, जीरो। क्यों, क्योंकि ए मॉड ए और मॉड बी कॉस थीटा होता है, ए डॉट बी। तो कॉस थीटा जब जीरो होएगा, क्योंकि इन दोनों में तो ए और बी जो है नॉन जीरो है, तो कॉस थीटा को जीरो होना पड़ेगा। तो कॉस थीटा कब जीरो होता है, कॉस थीटा जीरो होता है 90 डिग्री पे। तो पहला वाला पार्ट हो जाएगा ये। अब जो नेक्स्ट है ए डॉट बी इज इक्वल टू प्लस एट, इज इक्वल टू प्लस एट। तो यहाँ पे आ जाना चाहिए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए कितना है 2, बी कितना है 4, तो ये 8 से ये 8 कैंसिल। कॉस थीटा कितना होना चाहिए 1। तो कॉस थीटा 1 कहाँ होता है, 0 डिग्री पे। तो इसका आ जाएगा ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं थर्ड वाले। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 4, तो ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। तो मॉड बी कितना है 4, तो ये से ये कैंसिल हो गया। और मॉड ए कितना है 2, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस थीटा 1/2 कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे। तो इसका आ जाएगा ये। और ये ए बी इज टू -8 कहाँ आ जाएगा, यहाँ। कैसे, क्योंकि ए और बी कितना है 8 है, तो 8 इज इक्वल 8 कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा -1 का होता है 180 डिग्री पे। तो ये आ गया अपना 27 का ये आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 पर। इफ ए एंड बी, तो फिर से अपने पास जो गिवन है ए इज इक्वल टू 2 है और बी इज इक्वल टू 4 है। इस बार अपन लोगों ने डॉट प्रोडक्ट की बात करी थी, इस बार अपने को क्रॉस प्रोडक्ट की बात करनी है। तो यहाँ पे लिखा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, डॉट सॉरी साइन थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाले सारे क्वेश्चन पे अपने को ए ए बी साइन थीटा ही लगाना है। तो ए बी साइन थीटा पहले वाले के लिए क्या है 0। तो ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 4 है, तो साइन थीटा 0 कब होता है, ये होता है 0 डिग्री पे। ए का आ जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले में बोल रहा है कि ए बी साइन थीटा जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है, तो ये 8 × 8 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा 1 का होता है 90 डिग्री पे। इजी। तो ये हो जाएगा बी का थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, अब सी वाले पे चलते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 4। तो वो ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा 1/2 वहां पे होता है 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू हो जाएगा ये। और फिर ये इजी, तो ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा
इज इक्वल्स टू 4√2। तो बी से ये 4 कैंसिल हो गया, और ए जो था उसकी वैल्यू 2 थी, और यहाँ पे √2 था, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। तो साइन थीटा 1/√2 कहाँ होता है? 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग ने जो है शॉर्ट आंसर जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग ने जो है कुछ कुछ एमसीक्यू सॉल्व किया, और वेरी शॉर्ट आंसर सॉल्व किया, और शॉर्ट आंसर भी खत्म कर दिया। ओके। अब इसमें टोटल क्वेश्चन है 37। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे कि सारे लॉन्ग आंसर जो है खत्म हो जाए। तो आज का लेक्चर यहीं तक के रखते हैं। जो आज हम लोग ने काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो ये भी सॉल्व हो गया। कल से लॉन्ग आंसर जो है, लॉन्ग आंसर क्या है, थोड़े कॉम्प्लेक्स रहेंगे, और उसमें कैलकुलेशन पार्ट भी थोड़ा ज्यादा होगा, तो उस पर ज्यादा टाइम लग सकता है, बट विल ट्राई टू फिनिश इट ऑल। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस लेक्चर। हाँ, यहाँ पे फिनिश करते हैं। बाय एवरीवन।